नमस्कार। तो आप लोग देख रहे हैं कि महाजनपद काल किसे कहते हैं और इसकी इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। महाजनपद काल का शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भारत में 600 ईस्वी पूर्व अर्थात आज से लगभग 2600 वर्ष पहले के काल को महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल के भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य और गणराज्य बने। इस समय अनेक नए धार्मिक विचारों की शुरुआत हुई। साथ ही खेती, व्यापार, उद्योग, धंधे एवं नगरों का भी विकास हुआ। इस प्रकार राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी इस काल में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। ये बदलाव किस प्रकार के थे और किन कारणों से आए, इस पाठ में हम लोग जानेंगे। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि जो भी है गंगा यमुना की नदियों के बारे में पढ़े थे। खेती होने लगी तथा वहाँ के कई जनपद बन गए थे। जनपद क्या होता है? पहले समझ कि जन क्या होता है। यानी एक वंश के लोगों का जो कबीला होता था, छोटे छोटे जो ग्रुप होते थे, समूह होते थे, उसको कबीला कहते थे, उसको जन कहते हैं। यानी लोग। जनपद वो कहलाता था कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जन किसको बोलते थे कि एक वंश के लोगों का कबीला यानी समूह जो होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग, और कबीला बोलते थे। साथ में जनपद क्या होता था कि लोगों के बसने और खेती करने का जो इलाका होता था उसको जनपद कहा जाता था, यानी उसका जो भी भाग है। साथ में एक और जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। इसमें एक महाजनपद वो होता था कि जिसमें शक्तिशाली एवं बड़े जनपद होते थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? महाजनपद। ठीक, तो ये सारी जानकारियाँ इसमें मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी इसमें अच्छा। ठीक, तो महाजनपद धीरे धीरे इन जनपदों का तेज़ी से विकास होने लगा। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान में फसलें अच्छी होती थी। दक्षिण बिहार, वर्तमान जो झारखंड है, क्षेत्र में मिलने वाले खनिज मुख्य रूप से लोहा से औजार एवं हथियार बनाए जाने लगे। क्योंकि जो झारखंड क्षेत्र था वहाँ पर लोहा मुख्य रूप से मिलता था और उसे क्या बोला, औजार और हथियार जो लोग बनाते थे। ठीक, उसके साथ ही इस क्षेत्र के जनपदों की शक्ति बढ़ी, क्योंकि जहाँ पर उद्योग होगा तो वहाँ पर जो भी है जनजीवन अच्छा रहेगा। साथ में वहाँ पर आय भी आएगा। उसके साथ ही जहाँ पर लोहा रहेंगे तो उसे आप हथियार सैन्य के कार्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो उद्योग धंधों के विकास के साथ यहाँ नगर भी बसने लगे, क्योंकि जहाँ रोजगार मिलेगा वहाँ पर लोग बसने शुरू कर जाएंगे। वे अपनी ताकत और आय बढ़ाना चाहते थे। परिणाम ये हुआ कि कुछ शक्तिशाली जनपदों ने दूसरे जनपद को जीत लिया। क्या हुआ कि जो शक्तिशाली होंगे तो दूसरे जनपद को जीतेंगे ही। इन्हीं शक्तिशाली बड़े जनपद को क्या का महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक, उसके बाद आगे के बढ़ते हैं। इस प्रकार 600 ईस्वी पूर्व के भारत में अनेक जनपदों एवं महाजनपदों का उदय हो चुका था। इनमें से कुछ राजतंत्र एवं गणतंत्र शासन वाले थे। राजतंत्र जिसमें राजा का शासन होता था, गणतंत्र वो होता था जिसमें लोगों के मान्यताओं के मानकर उसको चुनकर जो भेजते थे, जो लोग शासन चलाते थे उसको गणतंत्र कहते थे। उस समय की बातें बताने वाले ग्रंथों के अनुसार उन दिनों पूरे भारत में 16 जनपद थे। 16 जनपद नहीं थे, महाजनपद थे। सॉरी, क्या हुआ? महाजनपद थे। ये सभी महाजनपद क्या थे? प्रभावशाली थे, क्योंकि उसका अलग अलग महत्व था। इन महाजनपदों में अंग जो था बिहार में था, काशी जो उत्तर प्रदेश में था, कोसल था,
जो उत्तर प्रदेश में था, मगध जो था बिहार का सबसे काफ़ी प्रभावशाली था। आदि में राजतंत्र शासन की व्यवस्था थी। क्या थी? राजतंत्र की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में शासन राजा द्वारा किया जाता था। इस व्यवस्था में शासन के द्वारा राजा द्वारा किया जाता था और इसमें राजा का पद जो है वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब हुआ कि बाप का लड़का जो है वो शासन चलाएगा, उसके लड़का जो है वो शासन चलाएगा। इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से परंपरा बनी हुई थी। इसको वंशानुगत बोलते हैं। राजा के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा, यानी उसमें भी जो बड़ा बेटा होगा तो वही शासन को क्या करेगा? चलाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि 16 महाजनपद, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बहुत काफ़ी काम का है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जनपद को जो है इस तरह से समझाया हुआ है। आप देख, गंधार भी है, कम्बोज भी है। गंधार कम्बोज ये तो आप समझ सकते हैं कहाँ पर है। गंधार जो है अफ़गानिस्तान में है, कम्बोज भी वहीं पर है। उसके बाद कुरु है हरियाणा में, पंचाल है, सुरसेन है, मत्स्य है ये राजस्थान में, मल्ल हुआ। ये सारी जो है, मगध देख रहे हैं बिहार में, अंग है। ये सारी जो है, चेदी हुआ, वत्स्य हुआ, काशी हुआ, अवंती हुआ। तो ये जो है महत्वपूर्ण, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस नक्शे के माध्यम से जो है आप इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है लेकिन वजी वैशाली, जो वजी कहाँ है? वैशाली। वजी की भाषा भी बोल जाती है वैशाली में। शाक्य जो है कपिलवस्तु कहाँ पर है? नेपाल में। मल आदि महाजनपदों में गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का प्रथम जो है गणराज्य कौन सी है? वैशाली है। ठीक, किसमें किसकी व्यवस्था थी? गणतंत्र की व्यवस्था थी। गणतंत्र शासन व्यवस्था में शासन एक ही वंश के पुरुषों की एक सभा के द्वारा किया जाता था। यह सभा अपने सदस्यों में से किसी एक को कुछ समय के लिए राजा भी चुन लेती थी। राजा का यह पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा होते थे लेकिन ये क्या था? वंशानुगत नहीं था, इसीलिए उसको गणतंत्र बोलते थे। गणराज्य के अंतर्गत आने वाले दूसरे वर्ग के लोग, जैसे महिलाएं, दास जो सेवा करने वाले हैं, व्यापारी जो व्यापार करने वाले आदि का शासन चलाने में कोई योगदान नहीं लिया जाता था। गणतंत्र शासन की यह व्यवस्था कुछ छोटे गणतंत्रों में बहुत लंबे समय तक चलती रही, मगर वजी जैसे कुछ महत्वपूर्ण गणराज्यों का अंत मगध जैसे शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण हो गया। क्योंकि जब मगध जैसे शक्तिशाली जब शासन आया, राजतंत्र आया, तो क्या हुआ कि ये जो महत्वपूर्ण जो गणराज्य है उसका क्या हुआ? समाप्त हो गया। क्योंकि मगध साम्राज्य जो है, आप मगध से लेकर पटना से लेकर आप गंधार यानी अफगानिस्तान तक इसका शासन व्यवस्था था। क्योंकि वो साम्राज्य में क्या करना चाहता था? विस्तार का नीति का जो है अपनाता था। इससे क्या कारण हुआ कि जो भी गणतंत्र थे वो भी उसको समाप्त कर अंत कर एक नए महाशक्ति के रूप में मगध साम्राज्य का उत्पत्ति हुआ। ठीक, आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसमें समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें कि वंशानुगत जो है पिता से पुत्र की मिलने वाला पद होता था। राजतंत्र वह व्यवस्था जिसमें शासन किसी राजा या रानी द्वारा वंशानुगत रूप से किया जाता था, यानी उसका पुत्र हो। गणतंत्र शासन वह व्यवस्था जिसमें शासन किसी चुने हुए व्यक्ति द्वारा एक निश्चित
समय के लिए किया जाता था। समझे? तो ये हुई मुख्य इसका अंतर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ। 544 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक महाजनपद काल कहा जाता है। 544 से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल की शुरुआत में गंगा नदी की घाटी में कौशल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली राज्य थे। कौन कौन थे? कौशल, आप इसको ध्यान रखेंगे, और मगध, ये महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य थे। अवंती एक अन्य शक्तिशाली राज्य था जिसका राजधानी कहाँ था? उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में, आज का मध्य प्रदेश में। ये अपने अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अंत में सबसे शक्तिशाली जो है मगध राज्य का क्या हुआ? उदय हुआ। इसका कारण है, तो कारण को समझेंगे। इसमें अनेक राज्य एवं गणराज्य हुए। राज्य को शक्तिशाली बनाने में वहाँ के राजा एवं जनता के अलावा वहाँ की प्राकृतिक संपदा का भी काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि जहाँ प्राकृतिक संपदा रहेगी वो तो ऐसे ही शक्तिशाली होगा। कारण था कि मगध की जो है उपजाऊ भूमि, आज भी उपजाऊ है, इसमें कृषि उपज अच्छी होने लगी, तथा दक्षिण का जो क्षेत्र है, जो दक्षिण का क्षेत्र कहने का मतलब है जो झारखंड है, जो आज का, वहाँ प्रचुर मात्रा में जो है लोहा था, जिसे औजार और हथियार बनाए जाते थे। इस प्रकार जो है प्राकृतिक संपदा ने मगध को क्या बना दिया? शक्तिशाली राज्य बना दिया। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार मगध का पहला प्रमुख राजा था। उसने एक से शक्तिशाली सेना बनाई। उसने सेना एवं नीति दोनों से काम लेकर मगध को शक्तिशाली बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। बिंबिसार ने क्या किया? सबसे पहले जो कौशल की राजकुमारी थी उनसे विवाह किया। इससे दहेज के रूप में उसे काशी का राज मिला। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बिंबिसार ने जो कौशल की रानी से विवाह किया तो उसको क्या मिला? तो दहेज के रूप में उसको काशी का राज जो है मिला। इसके बाद वैशाली की राजकुमारी से विवाह कर वहाँ का समर्थन प्राप्त किया। उसने दूर के जनपदों से मित्रता पूर्ण संबंध रखे, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद पर चढ़ाई करके उसकी राजधानी चंपा कर दिया। क्या कर दिया? चंपा कर दिया। ठीक, तो बिंबिसार की राजधानी कहाँ बना दिया? चंपा कर दिया। मगध की राजधानी का दे चंपा, इस तरह से कर दिया बिंबिसार ने। ठीक, उसकी और पढ़ेंगे। बिंबिसार एक योग्य शासक था, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, उसने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले क्या किया कि उसने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया, जो चारों तरफ से पहाड़ियों द्वारा सुरक्षित थी, क्योंकि पहाड़ी सुरक्षित रहेगी तो उस पर आक्रमण कम होगा। वह अपने राज्य की शासन व्यवस्था पर कड़ी नज़र रखता था। उसके समय में अपराधियों को कठोर सजा दी जाती थी। उसने किसानों और व्यापारियों से नियमित कर वसूल करने की व्यवस्था बनाई। उन करों से सेना, कर्मचारी एवं राजा का खर्च चलता था। जो भी उसको सेना थे उसमें जो भी कर्मचारी काम करते थे और जो राजा स्वयं। लेकिन उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। क्या कर दिया? हत्या कर वो राजा। उसका पुत्र क्या नाम था? अजातशत्रु। ठीक, आप लोगों की कैसे लग रही? आप लोग शेयर करते रहें। उसके बाद है अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु क्या हुआ? ये बिंबिसार का बेटा हुआ।
राजा बनने के बाद जो है अजातशत्रु ने भी अपने पिता की नीति को अपनाया तथा मगध का विस्तार किया। उसने वज्जी गणतंत्र में फूट डालकर उसने अपने राज्य में मिला लिया। वज्जी को क्या किया, फूट डाला और अपने राज्य में क्या करे, मिला लिया। उसने शासन काल में राजगीर के निकट जो है सप्तपर्णी गुफा में, कौन सी गुफा है, राजगीर के निकट सप्तपर्णी गुफा, इसमें प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ, जो संगीति बोलते हैं, संगीति का क्या हुआ, निर्माण हुआ, यानी आयुथिया। ठीक, उसके बाद जो है अजातशत्रु के बाद मगध में और कई राजा हुए जिन्हें मगध राज्य का विस्तार किया। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं। उसके बाद नंद वंश आता है। तो नंद वंश का जो पहला शासक था महापद्नंद था। उसने अपनी विशाल सेना के बल पर उत्तर भारत के कई राज्यों तथा दक्षिण में कलिंग, जो ऊर्सा बोलते हैं, को जीत लिया, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी विशाल सेना थी। नंद वंश की जो महापद्नंद की। इस समय तक मगध राज्य विस्तृत होकर साम्राज्य का प्रमुख रूप ले लिया। नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद था। धनानंद था आखिरी राजा नंद वंश का। वह कर वसूलते समय अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। क्या करता था, बहुत अत्याचार करता था। मानते हैं कि जो भी संपत्ति ज़्यादा से आधा से अधिक ले लेना, इसलिए प्रजा काफ़ी वहाँ की जो दुखी थी। किससे, धनानंद से। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य की सहायता से, आप लोग नाम सुने होंगे चाणक्य का, जो कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, मगध पर चढ़ाई किया तथा उसने जो है युद्ध में धनानंद मारा गया। तो इस प्रकार जो है मौर्य वंश का जो है क्या हुआ, स्थापना हुआ। ठीक, इसके बाद जो है महाजनपद में जनजीवन की चर्चा करेंगे। तो महाजनपदों में सबसे जो है में राजा बहुत शक्तिशाली होता था। वह अपने राज्य में शासन एवं न्याय करता था। अपनी सहायता के लिए वह मंत्री, सेनापति एवं अन्य कर्मचारी की नियुक्ति करता था। इस समय गांव में एक मुखिया होता था, जो राजा एवं गांव वासियों के बीच कड़ी का काम करता था, बीच का जो है कड़ी का काम करता था। गांव के लोग मुख्य रूप से खेती एवं पशुपालन करते थे। जिन गांवों में उद्योग जैसे धंधे, शिल्पकारी, कारीगर, धातुकर्म, बढ़ईगिरी एवं व्यापारी अधिक हुए, वे गांव धीरे धीरे नगरों के रूप लेने लगा। इनमें से कई प्रसिद्ध नगर हुए, जैसे उज्जैन हुआ मध्य प्रदेश में, चंपा हुआ, चंपा वैशाली राजगीर बिहार में है सारे। ये महानगर कहने लगे। कहाँ लगे, महानगर कहने लगे, क्योंकि जहाँ कारीगर होगा तो वहाँ पर काम ज़्यादा होगा और काम के तलाश में लोग जाएंगे और डेवलप करेगा। इन नगरों की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ मकान लकड़ी, ईंट और पत्थरों से बनते थे। यहाँ तरह तरह की चीज़ें बनाने वाले कारीगर रहते थे। इन कारीगरों ने अपने अलग अलग संगठन बना लिए थे। इसे श्रेणी कहा जाता था। अलग अलग कारीगरों की जो ग्रुप हुआ करता था, उसको श्रेणी कहते थे। ये लोग अपने श्रेणियों में रहकर साथ साथ काम करते थे। महाजनपद काल में व्यापार का भी खूब विकास हुआ। पहले वस्तुओं के बदले वस्तुओं
से लेन देन होता था, लेकिन इस काल में धातु, चांदी और तांबे के सिक्कों का चलन शुरू हुआ। ये सिक्के धातु के टुकड़े पर थप्पा लगाकर बना जाते थे। ये आहत सिक्के कहलाते हैं। क्या बोलते थे? आहत, यानी जो धातु होते थे उस पर थप्पा लगाया जाता था, किसी का मुहर टाइप का, तो उसको आहत कहते हैं। आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों के चलन से व्यापारी काफ़ी सुगम हो गया, क्योंकि जो है अनाज के बदले अनाज देने से क्या हुआ कि वो काम क्या हुआ, आसान हो गया। ठीक, इस समय सभी लोगों को कर देना पड़ता था, क्योंकि कर के बिना जो है सरकार और राजा नहीं चलेंगे। किसानों को अपनी उपज का कितना, छठा भाग, आप इससे पूछ सकता, महाजनपद में कितना है, छठा भाग हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था किसानों को। शिल्पकारों को अपनी वस्तु रूप में कर देना पड़ता था, जो भी वस्तु बनाते थे। व्यापारियों को भी वस्तु एवं नगद रुपए दिए नगद रूप में कर देना पड़ता था। यह काल धार्मिक रूप से भी काफ़ी बदलाव का था। इस बारे में हम अगले पाठ में जो है पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है ये मगध का जो साम्राज्य था, मगध में जो है महाजनपद का, ठीक, उसके बारे में आगे जो है लास्ट इसी समय जो है, इसी समय पंजाब के क्षेत्र में कई छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे। ईरान एवं यूनान के शासकों ने जिन्हें हरा दिया। सिकंदर के नाम आप लोग जानते होंगे। सिकंदर यूनान के मकदूनिया राज्य का राजा था। यूनान के कहाँ का? मकदूनिया राज्य का क्या था? राजा था। वह विश्व विजय करने निकला था और मध्य एशिया के राजाओं को जीता हुआ 326 ईस्वी पूर्व में उसने पंजाब के राज्यों पर आक्रमण किया। कुछ राजाओं को जीतने के बाद उसका सामना पंजाब के एक राजा पोरस से हुआ, जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण। किससे हुआ? पोरस से। कहा जाता है कि हारने के बाद जब राजा पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया और सिकंदर से पूछा कि आपके पास कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने उत्तर दिया जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। पोरस के इस जवाब से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसने मित्रता कर ली। इसके बाद सिकंदर और आगे मगध की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सिकंदर को लौटने के लिए जो है विवश होना पड़ा। सिकंदर के बाद यूनान और भारतीय राजाओं के बीच नए संबंध स्थापित हुए। भारतीय और यूनानी समाज के बीच विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ तथा व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुए। इसके अतिरिक्त भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यूनानी और ईरानी लोगों की बसाहट भी शुरू हुई। इन लोगों ने आगे चलकर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से जो है आज का जो है जनपद समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।